शहादत हुई, अंग्रेजों से लड़कर टीपू की शहादत हुई। जेल में बैठकर टीपू तुम्हारे वीर की तरह 6-6 लव लेटर नहीं लिखा अंग्रेजों को मैं माफ कर दो, तुम जो बोले मैं करता हूं। देवेंद्र फडणवीस साहब के टीपू की लाश के पास से, उसके पास से अंगूठी निकली सोने की, उस पे क्या लिखा हुआ था? राम। पाजी राम कौन थे? टीपू सुल्तान की फौज के कमांडर थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान के साथ की है। शर्म आनी चाहिए। हजारों हिंदुओं को कत्ल करने वाला टीपू सुल्तान। बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स ने बार बार ये प्रस्ताव लाया है कि टीपू सुल्तान के नाम से बगीचे हो, मैदान हो, तो अब अचानक से आपको टीपू सुल्तान के बारे में ये आक्रोश करने की जरूरत क्या है? सबके पीछे कांग्रेस होती है, माइयम होती है। शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान जी को भी एक ही साथ लगाना चाहिए। उनको से मारना चाहिए, उनकी चाहिए। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। टीपू सुल्तान पर एक बार फिर से सियासी घमासान मचा हुआ है। महाराष्ट्र में कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल की तरफ से एक ऐसा बयान दिया गया जिस पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। विरोध का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कांग्रेस नेता के बयान पर कई शहरों में प्रदर्शन हो गए, हिंसक झड़पें हो गईं और 9 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से लेकर पुलिस और पत्रकार शामिल हैं। मालेगांव महानगर पालिका के डिप्टी मेयर निहाल अहमद के कार्यालय में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाई गई। इस तस्वीर को लेकर बीजेपी और शिवसेना के तमाम नेताओं के साथ साथ कई हिंदू संगठनों ने विरोध किया। इस विरोध प्रदर्शन के बीच ही महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल की तरफ से टीपू सुल्तान की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से कर दी गई। विवाद पहले से ही चल रहा था और महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान से जंग और तेज हो गई। पुणे में बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच जमकर नोकझोंक हुई। हिंसक झड़प में कई लोग घायल हुए। टीपू सुल्तान पर छिड़ा संग्राम जब महाराष्ट्र की सीमा पार करने लगा और इसमें हैदराबादी भाईजान की एंट्री हुई तो हंगामा और बढ़ा। जो मामला अभी तक एक दफ्तर और एक तस्वीर तक, एक नेता तक, उसके बयान तक सीमित था, अब सीधे सीधे कई पक्षों में यह बदलता दिख रहा है। इसमें एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, दूसरी तरफ टीपू सुल्तान है, तीसरी तरफ ओवैसी टीपू सुल्तान की शान में जो कसीदे पढ़ रहे हैं उसे सावरकर भी बीच में आए। दूसरी तरफ बीजेपी और सेना की तरफ से, शिवसेना की तरफ से टीपू सुल्तान को हिंदुओं पर हिंसा करने वाला क्रूर शासक बताया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि टीपू सुल्तान की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से करने वाले बयान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस नेता को ऐसे बयान देने पर शर्म आनी चाहिए। प्रदर्शन तेज हुआ, पुलिस पुणे की सामने आई, कांग्रेस नेता के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में टीपू सुल्तान को लेकर छिड़े विवाद पर बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधा गया है। संपादकीय में लिखा गया है कि औरंगजेब और अफजल खान की तरह मैसूर के टीपू सुल्तान को फिर से कब्र से बाहर निकाला जा रहा है। सामना में आरोप लगाया गया कि बीजेपी इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम रंग देने में लगी है। फिलहाल बवाल बढ़ने लगा तो कांग्रेस के नेता ने सूझबूझ दिखाते हुए अपने पैर पीछे कर लिए और एक नया बयान जारी किया जिसमें टीपू सुल्तान के बारे में कहा गया कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आदर्श मानते थे और उन्हें आदर्श मानकर ही टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से लोहा लिया। फिलहाल इस मुद्दे पर बयानों पे बयान आते जा रहे हैं। अपनी अपनी तरफ से सबने जखीरा जमा करके रखा है और सियासत में अब टीपू सुल्तान भी बोल रहे हैं, सावरकर भी बोल रहे हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज भी बोल रहे हैं, लेकिन उनके बयान वो होते तो सुनते, जो करके चले गए वो तो इतिहास है। फिलहाल जो वर्तमान में है उनको सुनिए। शासकीय दफ्तरों में सभी महामानवों की फोटो एक साथ लगाना चाहिए क्या, और इसमें खासतौर पे शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान जी को भी एक ही साथ लगाना चाहिए क्या, ये सवाल पूछे जाने पर मैंने उसके जवाब देते हुए शिवाजी महाराज का जो जीवन कार्य है, उनका जो गौरव है और उनका जो अद्वितीय कार्य जो है उसकी सराहना करते हुए टीपू सुल्तान ने भी उन्हीं से जो है वो कहीं ना कहीं प्रेरणा और आदर्श लिया, ये कहते हुए साथ फोटो लगने में कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार से मैंने
जो बयान दिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने मुगलों के साथ लड़ाई करके स्वराज्य का निर्माण किया और हजारों हजारों हिंदुओं को कत्ल करने वाला टीपू सुल्तान, वो और महाराज, इनको एक समान आदर दिया जाए, इस प्रकार की बात अगर कांग्रेस पार्टी कहती है तो वोटों के लालच में ये कितने भी जूते चाटे, महाराष्ट्र और देश इसको सहन नहीं करेगा। अगर हम आक्रांताओं का महिमा मंडन कर रहे हैं और राष्ट्र के प्रतीकों का, भारत के तिरंगे का, भारत के राष्ट्रगान का, भारत के राष्ट्रगीत का, भारत के महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं, तो एक प्रकार से हम संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। देश में और महाराष्ट्र में और कुछ मुद्दा ही नहीं है। किसान आत्महत्या कर रहे, 2000 से ज़्यादा किसानों ने सिर्फ मराठवाड़ा में आत्महत्या की है। हाँ, गरीब मजदूर, बेरोजगार, महिलाएं, सबके मुद्दे हैं, लेकिन उस बारे में कोई बात नहीं करेगा। कभी औरंगजेब निकालेंगे, कभी अफजल खान निकालेंगे, कभी उनके पास कोई काम धंधा नहीं है। हर्षवर्धन सत्तार मारना चाहिए, उनकी योग्यता वही है। और देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में तुलना अगर वो टीपू सुल्तान से करते हैं तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उनके अध्यक्ष की वजह यही प्रसाद खाना पड़ेगा। 99 में टीपू सुल्तान की शहादत हुई, अंग्रेजों से लड़कर टीपू की शहादत हुई, जेल में बैठकर टीपू तुम्हारे वीर की तरह 6-6 लव लेटर नहीं लिखा अंग्रेजों को मैं माफ कर दो, तुम जो बोले मैं करता हूं। टीपू तलवार लेकर अपने मुल्क को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए शहीद हो गया। और अंग्रेजों को टीपू से इतना डर था कि 1.5 घंटे तक टीपू की लाश पड़ी रही। अंग्रेजों की फौज के घेरे में टीपू की लाश है, मगर डर रहे थे कि अगर शेर उड़ गया तो क्या होगा। तो टीपू सुल्तान तो अपना काम करके चले गए, लेकिन जिंदा हैं, और जिंदा इसीलिए हैं क्योंकि हिंदुस्तान की जो सियासत है वो मुर्दों से भी बुलवाना जानती है। कब कौन सा मुर्दा कहां से बोलेगा, वो अपने आप में हिंदुस्तान की सियासत पूरा जखीरा बटोर करके रखती है। हमारे इतिहास को किस तरीके से तोड़ा गया, मरोड़ा गया, लेकिन जिस तरीके से भी पेश किया गया, पिछली कई पीढ़ियां ऐसी हैं जिन्होंने अपनी तरह से कई हीरोज देखे हैं, कई विलेन देखे हैं। यानी जिस समय हमारा देश गुलाम था, उस समय पर वो चाहे मुगल काल रहा हो, चाहे अंग्रेजों का दौर रहा हो, फ्रांसीसी भी यहां आए, पुर्तगाली भी आए, उन सबसे जो लोहा ले रहे थे अपने अपने राजपाट को बचाने के लिए, उसका जिस तरीके से इतिहास में वर्णन है, उसमें अपने अपने चश्मे से सबके हीरो हैं और सबके विलेन भी हैं। तो अब जिस तरीके से हिंदुस्तान की सियासत आगे बढ़ रही है, उसमें अपने अपने हीरो और अपने अपने विलेन यानी खलनायक, उनको लेकर के चित्रित किया जा रहा है। हमारे साथ आज इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए कैप्टन इंद्रजीत सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मनमोहन गामा जी हैं, प्रवक्ता हैं AIMIM के। कैप्टन इंद्रजीत जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ताजा विवाद जिस तरीके से टीपू सुल्तान को लेकर के शुरू हुआ है, या यह कहें कि आगे बढ़ा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की नजर में या भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से टीपू सुल्तान क्या है? भारत के परिप्रेक्ष्य में उनको कैसे देखा जाए? देखिए शेखर, टीपू सुल्तान मैसूर के राजा थे और रियासत उनकी हुआ करती थी। ऐसी बात नहीं है कि आजादी के समय उनका भी कहीं ना कहीं आजादी में योगदान तो रहा है, मगर ये कहो कि वो हिंदुओं के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे तो वो बिल्कुल नहीं थे। हिंदुओं को तो उन्होंने जगह जगह जहां भी मौका मिला है हिंदुओं को मौत के घाट उतारा है, और हिंदुओं के जो छोटे पूरे राजा थे उनकी राज्यों पे कब्जा किया है। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि टीपू सुल्तान छत्रपति शिवाजी के बराबर आ जाते हैं।
छत्रपति शिवाजी पूरे हिंदुस्तान के लिए लड़ते थे, हिंद के लिए लड़ते थे, मगर टीपू सुल्तान सिर्फ एक वर्ग के लिए लड़ते थे, अपनी रियासत के लिए लड़ते थे। बहुत अंतर है। तो इसलिए टीपू सुल्तान की बराबरी, अगर टीपू सुल्तान को छत्रपति शिवाजी के बगल में बैठाया जाए, उनके बराबर में फोटो लगाए, ये तो बिल्कुल कहीं से कहीं मान्य है ही नहीं। इसमें अगर कोई कांग्रेस कह रहा है या जो भी कह रहे, तो इसमें वोट बैंक की राजनीति है। और वोट बैंक की राजनीति आप समझ रहे हो कि इस टाइम कितनी खतरनाक चल रही है कि देश को भी बेचना पड़े तो बेच देंगे, मगर एक पक्ष का वोट चाहिए। तो वही खेल यहां पर हो रहा है। टीपू सुल्तान को आगे उन्हें अपनी पार्टी की लाइन नहीं बोलना पड़ेगी, सत्यता वो भी जानते हैं कि सत्यता है क्या। टीपू सुल्तान के एक भी लड़ाई वो ऐसी बताते हैं कि जहां उन्होंने देश के लिए लड़ा हो या हमारे देश में और हिंदू राजा थे उनके पक्ष में लड़ा हो, एक भी वो ऐसी लड़ाई बताते हैं। उन्होंने लड़ी है लड़ाई, मैं कह रहा हूं, मगर वो अपने लिए लड़ी है। अपने लिए तो सभी लड़ते रहे, मगर हमारे देश के राजा, सबसे बड़ी बात है, महाराणा प्रताप हो, चाहे वीर शिवाजी महाराज हो, चाहे संभाजी महाराज हो, चाहे राजा पृथ्वीराज अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान रहे हो, हमारे बहुत राजा हैं, ये देश के लिए लड़े, इन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी है। इन्होंने अपने शासन, महाराणा प्रताप ने तो घास की रोटी खाई जंगल में रह के, और फिर भी लड़ाई लड़ी मुगलों से, अंग्रेजों। तो ये एक लड़ाई बता दें कि कहां जाके टीपू सुल्तान ने देश को बचाने के लिए, या कोई हिंदू राजा कोई खतरे में आया उसके पक्ष में जाके युद्ध किया हो मुगलों से या किसी और से, तो वो एक नहीं बता पाए। अब इन्होंने कहा सावरकर, अरे सावरकर साहब तो वो थे कि जिन्होंने सबसे ज्यादा, तो अगर अंग्रेजों की नाक में नकेल डाली थी तो सावरकर ने डाली थी। एक सावरकर अकेले ऐसे थे जिनको 2 जीवन का, एक नहीं 2 जीवन का कारावास दिया गया था। जो माफी मांगता है उसे कारावास नहीं दिया जाता, उसे जेल में बैठ के किताबें लिखने की और मनपसंद खाना खाने की इजाजतें मिलती है। वो मगर सावरकर को जेल में डाला गया था, वो भी काला पानी में। तो थोड़ा कहने में शर्म किया करो। सावरकर एक आंधी थी, सावरकर एक तूफान था, सावरकर एक युद्ध था, सावरकर एक विचार था। सावरकर जैसे आपके तो कोई हो ही नहीं सकते। जिस सावरकर ने पूरा अपना जीवन इस देश के लिए संपर्क कर दिया, आप उस सावरकर को कह रहे कि माफी मांगते थे। अरे उनके उस माफी के पीछे ये भी देख लो कि वो माफी किस लिए थी, क्यों थी, कारण क्या थे। जी शेखर जी। मनमोहन जी, आपने बात सुनी होगी कैप्टन इंद्रजीत जी की। अब आप ये बताएं कि टीपू सुल्तान ने ऐसी कौन सी लड़ाई लड़ी जिससे ये साबित होता हो कि वो देश के लिए लड़ रहे थे। अपनी दुकान तो सभी बचा रहे हैं। देखिए, टीपू सुल्तान जी ने हिंदुस्तान की संस्कृति की लड़ाई लड़ी। टीपू सुल्तान जी ब्रिटानिया सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। टीपू सुल्तान जी अपने जवानी से लेकर बुढ़ापे तक जंग लड़ते ही रहे। ठीक है कि एक सिक्के की 2 पहलू होती है। अब उनकी अच्छाई को कोई गिनाने का काम नहीं कर रहा कि इतने हजार उस समय के पैसे मंदिर को दान दिया, फलाने इस मंदिर में इतने पैसे दे दिए, इन सब का कोई जिक्र करके राजी नहीं है। हाँ, अगर कुछ मंदिरें टूटी हैं तो उसका जरूर जिक्र किया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि जितना इस मोदी और योगी की सरकार में मंदिरें तोड़ दी गई, इतनी तो न बाबर के जमाने में टूटी होगी, न ही औरंगजेब के जमाने में टूटी गई होगी। लेकिन फिर भी वो, मैं सोच ही रहा था अभी तक कि आप मंदिर वाले मसले पे आए क्यों नहीं। उसका जवाब लेते हैं इंद्रजीत जी से। इंद्रजीत जी, उठा दिया मसला उन्होंने श्रृंगेरी वाला। देखिए शेखर जी, इन लोगों के पास कहने को कुछ है नहीं। मैंने जो 2 सवाल पूछे थे कि टीपू सुल्तान की कोई 1 या 2 विशेषता ऐसी बता दो जो देश हित में रही हो, आम जन के हित में रही हो। एक भी नहीं गिना पाए। उन्होंने उनको वीर पता क्या क्या बता दिया। लास्ट में वो जहां आना था वहीं आ गए। तो भारतीय संस्कृति में हिंदुओं का हर जगह योगदान रहा हो, चाहे मंदिर रहे हो, चाहे युद्ध भूमि रही हो। सभी जितने भी हिंदू राजा रहे, सबका अपना अपना इतिहास है। और वाकई में उन्होंने, हिंदू राजाओं ने
सभी ने देश के लिए लड़ाई लड़ी, अपने राज्य बचाने के लिए नहीं लड़ी। अगर राज्य बचाने के लिए लड़ते तो महाराणा प्रताप घास की रोटी खा के जंगल में वनवास नहीं काटते। अगर संभाजी महाराज अगर अपने राज्य बचाने के लिए लड़ते तो जो है ना अपने प्राणों की आहुति नहीं देते। शिवाजी महाराज अगर अपने राज्य को लड़ते तो वो पूरे हिंदुस्तान में झंडा लेके नहीं निकलते मुगलों के खिलाफ। तो ये सब चीजें हैं जो इनके पास नहीं है, ना कह पाएंगे, क्योंकि इन्हें सिर्फ राजनीति करना है। और रही मंदिर मस्जिद की बात, मंदिर तो भारतीय संस्कृति में हिंदुओं ने ही हरदम बचाए। जितने भी आक्रांता रहे हो, चाहे यहाँ के शासक रहे हो, इन्होंने मंदिरों को तुड़वाया है। एक मंदिर बनाया हो, इन्होंने कहा कि मंदिरों को दान दिया है। एक दान आप बता दो कहां दिया है? कहीं नहीं दिया है। मंदिरों को तोड़ा है, लूटा है। ये इतिहास है उनका। कहो तो मैं बहुत खोल के बता दूं, टीपू सुल्तान ने कितने मंदिर तोड़वाए और कितना वहां से खजाना लूटा है। मैं तो पूरा इतिहास खोल के बैठा हूं टीपू सुल्तान का, एक एक गिनती करा दूंगा। तो खाली कहने से नहीं होता, आप थोड़ा बताइए ना कि कहां उन्होंने पैसा दिया है, कब दिया है और कौन से मंदिर को दिया है। मनमोहन जी थोड़ा तथ्य के साथ बात करें, ये नहीं कि कुछ भी कह कुछ तथ्य आप रखें। मनमोहन जी, मनमोहन जी मेरी आवाज मिल रही है? अब नहीं मिलेगी, अब नहीं मिलेगी। शायद हमारा संपर्क नहीं हो रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कैप्टन इंद्रजीत जी कि जिस तरीके से ये पूरी राजनीति चल रही है, इसमें जिस दिशा में पूरी चीजें जा रही हैं, कहीं ना कहीं अगर AIMIM हो या कांग्रेस हो, जिस तरीके के बयान इनकी तरफ से आ रहे हैं, उसमें दूसरी तरफ भी तो पोलराइजेशन हो रहा है। तो हमारा इतिहास अगर उतना सुदृढ़ नहीं था या उस तरीके से नहीं था, तो एक सवाल तो यह भी बनता है बीजेपी के लिहाज से कि अब तक कहां थे, क्योंकि सरकारें तो इससे पहले भी रहीं। दूसरी चीज यह है कि अब जैसे कर्नाटक है, कर्नाटक में अगर आप टीपू सुल्तान को हिंदुओं के प्रति जो उसकी बर्बरता थी उससे जोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको तटीय इलाकों में थोड़ा फायदा होगा। लेकिन दूसरी तरफ यह भी है कि उस पूरे सिनेरियो को बदलना भी आपको पड़ेगा, जो आप कर रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पे हमारी किसी मुसलमान और किसी के मुसलमान के साथ लड़ाई नहीं है, हमारी आक्रांताओं के साथ है, जो हमारे देश को अपना देश नहीं मानते, जो हिंदू और मुसलमान में भेदभाव पैदा करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई सोच नहीं रही है, ना हमने कभी हिंदू मुसलमान किया है। हम तो अगर कोई योजना लेके आते हैं तो उसका लाभ जितना हिंदुओं को नहीं मिलता उससे ज्यादा मुसलमानों को मिलता है। तो बिल्कुल हमारी सोच वही है कि जो हमारे देश के सबसे बड़े मिसाइल मैन कौन थे? मुसलमान ही थे, अब्दुल कलाम साहब। हम उनका कितना सम्मान करते हैं। हम उन राष्ट्रपति बनाने के लिए सबसे पहले हम ही उनको ले आगे किया था। तो हमने कभी जाति उसको ले, मगर जिसने हिंदुस्तान के लिए योगदान दिया है उसका योगदान भुलाया नहीं जाता। मगर जो सिर्फ यहां कब्जा करना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, देश को गुमराह करना चाहते हैं, जाति धर्म की राजनीति करना चाहते हैं, तो उसको हमारा खुला जवाब है। और फिर उनकी जो जगह है वहीं पर वो रहना चाहिए। नहीं, अब इसमें इतिहास का भी हमारे दर्शकों को थोड़ा सा इसलिए भी इलेबरेट करते हैं, इसको इंद्रजीत जी इलेबरेट करते हैं। जैसे टीपू सुल्तान जिस दौर में राजा था और जहां का राजा था वहां पर हिंदुओं की बहुतायत थी। वो अगर हिंदुओं को मिला करके न चलता तो उसका जो राजपाट था वो उस तरीके से चल ना पाता। एक चीज ये है, ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे आज भारतीय जनता पार्टी का शासन है केंद्र में। भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं आती हैं उसमें आपने ही कहा कि वो सबके लिए होती हैं और उसमें मुसलमानों को भी लाभ मिलता है। तो इस तरीके का जो लाभ है वो उस दौर में भी मिला होगा। जो लड़ाई है वो जो भाई जैसे ऑपरेशन सिंदूर चला, अब पाकिस्तान ने कोई गुस्ताखी की तो जो लड़ाई लड़ी वो ठीक है, मतलब इस दौर की यही लड़ाई है, यही सच्चाई है, तो ये वर्णित होगा। लेकिन साथ साथ ये भी तो कहा जाएगा मुसलमान जब अपनी कलम से लिखेगा तो नरेंद्र मोदी को जाकर के कोई मसीहा नहीं बताने वाला है। आप ये मान लीजिए, वो उसकी कलम से वो यही लिखेगा कि वो मतलब वहां से
ब्लड ही निकला। नहीं, शेखर जी आपका कहना बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है। आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को कोई ऐसा नहीं लिखेगा, क्योंकि ये तो अपनी अपनी विचारधारा है। मगर जो हम इतिहास में जो कर जाते हैं वो तो दिखाई देता है। टीपू सुल्तान ने जो किया वो दिखाई दे रहा है। आपने कहा कि उसके शासन में, उसके राज्य में हिंदुओं की संख्या थी, बिल्कुल थी, बहुत ज्यादा थी। मगर उसमें कितने हिंदू रह पाए, कितने हिंदू वहां एक अपने सम्मान के साथ जी पाए, कितने हिंदू उसके शासन काल में अपने मठ मंदिर बचा पाए। हाँ, ये भी तो देखना पड़ेगा। अब आपने असली, अब ठीक है, अब ये सवाल हिंदू खत्म कर दिया गया। ये सवाल आपका आया, इसका जवाब लेते हैं मनमोहन जी से। मनमोहन जी, अभी सवाल उठा कि वो ठीक है, हिंदुओं के बहुल्य क्षेत्र में टीपू सुल्तान का शासन था, तो जो योजनाएं जैसे आज मोदी निकाल रहे हैं, मोदी के लिए कोई मुस्लिम अगर इतिहास लिखने बैठेगा तो वो मतलब ये तो बताएगा नहीं कि देवतुल्य हैं। मेरा अपना जो आकलन कहता है बता दे, बहुत अच्छा, उसमें हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो स्थिति है वो तो यही कह रही है। तो अभी सरकार जो योजना बनाती है वो सबके लिए होती है, उसका फायदा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई अपनी अपनी तरह से उठाते हैं। टीपू सुल्तान ने भी वो किया होगा, लेकिन कैप्टन इंद्रजीत जी का यह कहना है कि टीपू सुल्तान ने जो किया वो तो अपनी जगह है, लेकिन उसने हिंदुओं पर बर्बरता भी की, महिलाओं के साथ बदसलूकी भी की, उसके समय में भी धर्म परिवर्तन हुआ। एक पुराना कहावत है कि सत्ता की हनक होती है ना, लेकिन जिस तरीके से सत्ता की हनक भारतीय जनता पार्टी चलाने का काम कर रही है और टीपू सुल्तान में, मैं आपको अंतर बताता हूँ। क्या हमारे मोदी जी टोपी यहाँ पहनते नहीं, दूसरे जगह जाकर पहनने का काम करते हैं, लेकिन टीपू सुल्तान 10,000 सोने के सिक्के कांची मंदिर को दान देते हैं उस वक्त में। यहाँ मोदी जी या भाजपा ने कितने मस्जिदों के लिए दान दिया, ये सवाल मैं पूछता हूँ इनसे। 156 मंदिरों को जमीन और गहने दान किए। मोदी जी ने कितने किए, भाजपा सरकार ने किस स्टेट में कितना किया। देखिए, जो सूर्य की रोशनी की किरणें सब पे बराबर पड़ती है, इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास करके सबका विश्वास जीत रही है। जब टीपू सुल्तान का तोप 13 करोड़ में बिकता है, टीपू सुल्तान शेरे टीपू सुल्तान का 21 करोड़ में तलवार बिकता है, वो पैसा भारत के खजाने में जाता है या किसी और खजाने में जाता है, मैं पूछना चाहता हूँ इंद्रजीत जी से। वो तो मोदी जी भी अपने कपड़े वपड़े वो जो गिफ्ट आते हैं वो सब नीलाम करते रहते हैं हर साल। हाँ, देखिए, ये तो देश के पहले ऐसे शासक हैं जो कहते हैं कि मैं चाय बेचने वाला हूँ और सूट पहनते हैं 14 लाख का। देश के पहले शासक हैं जो कपड़ा देख करके पहचानने की बात करते हैं। देश के पहले शासक हैं जिनको अपने हिंदुस्तान के मुसलमानों से, हम वतनी भाइयों से तो दूरी चाहते हैं, लेकिन वही सऊदीया चले जाए तो प्रिंस से गलवैया करते हैं। तो इनका मिजाज अलग है। इंद्रजीत जी, देखिए शेखर जी, इनका कहने का मतलब है कि जैसे इनके नेता जहां देखो तहां टोपी पहन लेते हैं, जहां जरूरत पड़ती है कुछ भी पहन लेते हैं, इसी तरह से कांग्रेस के लोग हैं, वो कहीं टोपी पहन लेंगे, कहीं जनेऊ पहन लेंगे, कहीं चर्च में चले जाएंगे। तो भाई धर्म सबके अलग अलग है। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी के धर्म का सम्मान मत करिए, सम्मान सभी धर्म का करिए। नहीं, मनमोहन जी जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं उसका लीडर एक ही तरह में दिखता है। वो शेरवानी के कलर बदलते हैं, टोपी के कलर बदलते हैं, लेकिन रहते वो अपने फॉर्मेट में ही है। नहीं, हमारे नेता हमसे कहते हैं कि पंडित जी, आप पंडित हो, ब्राह्मण हो, सनातनी हो, आप उस वेशभूषा में रहे, आप हमारी टोपी को पहन करके हमारे लोगों को टोपी ना पहनाए। नहीं मनमोहन जी, देखिए आप नहीं उस पे तो मैं एक चीज मैं आपको एक उदाहरण भी देता हूं। इसका बड़ा अच्छा, आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, खुद आप एक उदाहरण के रूप में आज हमारे साथ चर्चा में। आपकी जो पार्टी है उस पार्टी का नाम है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ठीक है ना। इसका हिंदी में मतलब होता है मुस्लिम एकता संघ मंच, है ना। तो अब मुसलमानों की एकता के लिए पंडित भी प्रयास कर रहा है, हिंदू भी प्रयास कर रहा है। अब सवाल इस बात का है कि हिंदुस्तान कहां जाएगा। देखिए, ब्राह्मण तो सदैव देश को दिशा देने का काम किया है। ब्राह्मण सदैव
आप उस जमाने में देखेंगे तो मदन मोहन मालवीय जी ने आरक्षण की व्यवस्था कर दी थी, तो ब्राह्मण तो सदैव आगे की ओर सोचता है, सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। और ऊपर से हम ठहरे सनातनी, तो सनातनी तो संभावित होता है ना। वो यही नहीं, वो आपकी जगह पे ठीक है। उनके टीपू सुल्तान के समय पे भी उनके जो दरबारी थे उसमें कई लोग ऐसे थे, लेकिन यहां इंद्रजीत जी का कहना यही है कि टीपू सुल्तान जैसे लोगों ने न सिर्फ हिंदुओं को मारा बल्कि हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाया भी। जैसे आप अपनी पार्टी की तरफ से आज इंद्रजीत जी जो एक हिंदू हैं, आप जो एक हिंदू हैं, दोनों हिंदुओं को लड़वा दिया। यह वैचारिक लड़ाई है। वैचारिक लड़ाई क्या है कि आप ये कहो कि टीपू सुल्तान जी ने कुछ नहीं किया और वीर सावरकर ने बहुत कुछ किया। मैं कैसे मान लूं? वीर सावरकर जी का इतिहास, जो हमारी उम्र 79 है, 47 है, 79 का जन्म है सर, तो हमने तो यह पढ़ा है कि वीर सावरकर ने जेल से बाहर निकलने के लिए माफी मांगा था। हमने यह पढ़ा कि शहीद आजम भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान हंसते हंसते फांसी के फंदे को छूट गए। तो हम उसी को रखेंगे ना। वो मोदी जी जो नया किताब बना रहे हैं उसको देखेगा हमारा बेटा, हमारा पोता, लेकिन हम वास्तविकता से मुंह नहीं हो सकते। तो आपके हिसाब से AIMIM जो काम कर रही है वही काम एक समय पे टीपू सुल्तान ने किया होगा? नहीं, AIMIM क्या कर रही है? AIMIM आप देखे तो शिक्षा सस्ती होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए, उस पर काम हो रहा है। वो कहां हो रहा है? बेहतर हो नहीं, आप तो सावरकर को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, पलट करके बीजेपी जवाब दे रही है। उधर वो शिवाजी से तुलना कर रहे हैं, पलट करके कांग्रेस और शिवसेना जवाब दे रही है। अब आप बताओ, ये शिवाजी से तुलना सावरकर की करेंगे? शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदू हृदय सम्राट है वो हमारे, उनकी तुलना सावरकर जी से होगा? ये बताए कहां ले जाकर के इतिहास को पटकना चाहते हैं? नहीं तो सावरकर वही हैं। अभी आपने 1857 का जो जिक्र किया, उसको अंग्रेज जो हैं वो तब तक एक सैनिक विद्रोह ही मानते रहे जब तक सावरकर ने नहीं ये बात कही अपनी किताब में कि वो देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। ये बात तो सावरकर ने ही कही, और बाकायदा अपनी किताब में लिखा, इसका उल्लेख है कि पहली बार 1857 को क्रांति कहने वाला व्यक्ति वीर सावरकर है। तो अभी आप सावरकर को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, लेकिन सावरकर तो ये लिख करके गए हैं। लेकिन उस 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर की उस 75 वर्ष की उम्र में जिसके बेटे का सर काट करके थाली में रंगून की जेल में पेश किया गया हो और ये कहा गया हो कि ए जफर तेरे तलवार में वो दम नहीं रहा, खैर मान अपनी जान की, तो उन्होंने क्या कहा कि जब तलक गाजियों में बू रहेगी ईमान की, जब तलक गाजियों में बू रहेगी ईमान की, तख्ते लंदन तक तेग रहेगी हिंदुस्तान की। तो क्या उस बहादुर शाह जफर को हम क्रांतिकारी न माने, अपने माँ भारती के सच्चे सपूत न माने? ये तो गलत होगा ना। एक नगर में दो भाव नहीं होना चाहिए ना। सिर्फ वीर सावरकर इसलिए हो जाएंगे पक्के कि उन्होंने कहा कि 1857 की क्रांति हुई थी और बाद में माफी मांग ली तो वो अच्छे योद्धा हो गए, और जो अपना सब कुछ राजपाट तक खत्म कर दिया, अपने बेटे को खत्म कर दिया, स्वतः खुद शहीद हो गए, वो अच्छे शहीद नहीं कर रहे। इसका मैं विरोधी हूँ। माँ भारती के लिए जितने भी बेटे लड़े, चाहे हिंदू लड़े, मुसलमान लड़े, सिख लड़े, ईसाई लड़े, वो सब हमारे लिए पूजनीय है। उनके श्री चरणों में मैं पंडित मनमोहन जागामा सदा सुमन अर्पित करता हूँ। कैप्टन साहब देखिए शेखर जी, अब ये अपने आप को पंडित कह रहे हैं और इतिहास इन्हें मुगलों का ज्यादा याद है, इन्हें हिंदुओं का इतिहास बिल्कुल याद नहीं है। तो अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ, ये खुद ही अपना डीएनए अगर जांच करा ले तो अच्छा रहेगा। बाकी व्यक्तिगत मत जाइए। नहीं कैप्टन साहब, व्यक्तिगत नहीं। आप अपने डीएनए को चेक करें। व्यक्तिगत नहीं, आप अपने डीएनए को चेक करें। मनमोहन जी, आपकी लड़ाई मैं ही लड़ रहा हूं उस समय। नहीं ठीक है, आपकी लड़ाई तो मैंने ही लड़ ली। कैप्टन साहब, व्यक्तिगत नहीं होना है। आपको जो कहना है, आप इतिहास खोल के बैठे, तथ्य पे जाइए। मैं इनसे जानना चाहता हूं, बाकी तो ये जो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, इनके तथ्यों में कोई सत्यता नहीं है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। क्या इन्होंने जो जाफर किस किस को बता दिया, ये भी ये बताएंगे कि इनका नेता जो हमारे देश का बड़ा आताताई रहा है, जिसने यहाँ सैकड़ों हिंदू बहन बेटियों को
कत्लेआम किया, उनकी आबरू से खिलवाड़ किया, तो उसकी मजार पे जाके इनके नेता चादर चढ़ाते, तो ये कौन सी इनकी देशभक्ति थी बताएंगे? औरंगजेब की मजार पे जाके इनके नेता चादर चढ़ाते, ये कौन सी देशभक्ति है? मामला आप इधर का उधर करने लगे। हाँ ठीक है, हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलिए कैप्टन साहब बोलिए मनमोहन जी। कैप्टन साहब, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछेंगे कि ख्वाजा जी के दरगाह पे चादर क्यों भेजा उन्होंने? है आपकी हिम्मत? है आपकी हिम्मत? नहीं। और हमसे डीएनए पूछ रहे हो? आपके डीएनए में गड़बड़ी है। आप अच्छे और सच्चे हिंदुस्तानी नहीं हो, सरकार के चाटुकार हो आप। अगर हमें सत्ता की दलाली करनी होती तो मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की राजनीति नहीं करता। आप तो मुसलमानों की दलाली कर रहे हो। आप तो मुसलमान खतना और करा लो, खतना और करा लो, ये बकाया रह गया है। अरे गर्व से पंडित कह रहे हो, तुम तो पंडित कहलाने योग्य हो ही नहीं, तुम तो मुसलमानों से भी कहीं गुजरे हो। खतना करा लो अपना, खतना करा लो। वो कह रहे हो मैं सनातनी हूँ, अरे सब बातें ऐसे सनातनियों पे दूर के बर्दाश्त चाहिए ऐसे सनातनियों को जो हिंदुत्व को गलत बता रहे हैं और जो आतंकवादी है उनको पक्ष ले रहे हैं। अरे सब आना चाहिए, खतना करा लो। मैंने कहा है कि तुम्हारा डीएनए सही नहीं है, मैंने गलत नहीं कहा, सही कहा है। अपना डीएनए चेक कराना, तुम्हारे डीएनए में मिक्स मिलेगा। अपने डीएनए में चेक कराना, पता चल जाएगा। तुम मिक्स निकलोगे, तुम हो ही नहीं सकते सनातनी। जो भाषा तुम्हारी है, तुम सनातनी हो ही नहीं सकते, तुम सनातनी नहीं हो सकते। अपना डीएनए चेक कराओ, उसमें मिलावट निकलेगी। तुम्हारे खून में मिलावट है, नहीं तुम सनातन को गालियां देके और किसी मुसलमान को बिल्कुल सनातन को कोई गाली नहीं देता। हमारा नेता जाओ धर्म के खिलाफ अरे जाओ, तुम्हारे खून में मिलावट है, तुम सनातनी हो ही नहीं सकते, तुम बनावटी हो, तुम्हारे डीएनए में मिलावट है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड इंद्रजीत जी, कैप्टन साहब रुकिए। मनमोहन जी ठीक है, अभी बहस जहां पे पहुंच रही है, आप सनातन और हिंदुओं की बात कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर बना, उससे आपकी पार्टी खुश है? देखिए, मैं खुश हूं। अयोध्या में भगवान राम का, प्रभु श्री राम का मंदिर बना, मैं खुश हूं। वो देखिए, पार्टी अलग जगह है, आस्था नेता का आस्था कहां? आपकी पार्टी का नेता ये कह रहा है, असदुद्दीन ओवैसी ऑन रिकॉर्ड ये बात कहते हैं कि हम 500 साल के बाद भी मुसलमानों को यह बात अपने बच्चों को बताते रहेंगे कि हमारी एक ढांचे को गिरा करके जो मस्जिद नुमा था उसको मंदिर बनाया गया। अब यह बताइए कि 500 साल के बाद मनमोहन जी का बेटा और असदुद्दीन ओवैसी का कोई खानदानी खड़ा होगा आमने सामने और जाकर के मंदिर पर गिराएगा, तो मनमोहन जी क्या करेंगे? आज जिस पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं वो उनका खानदानी वहां पर क्या करेगा? देखिए, जब पीछे 500 साल पहले, 500 साल वर्ष पूर्व जब उस मंदिर की जंग लड़ी जा रही थी, उस वक्त में भी उसका इतिहास रहा। आज वहां मंदिर का निर्माण हुआ तो भी उस मंदिर का इतिहास रहेगा। 500 वर्ष बाद भी बाबर को याद किया जाएगा, 500 वर्ष बाद भी अयोध्या मंदिर आगे अपनी औकात पे, आज राम है, रावण को याद किया जाता है। यही औकात में कि बाबर का नाम रहेगा। तभी मैंने गलत नहीं कहा है कि डीएनए चेक कराओ, औकात पे आ गए, आगे अपनी औकात की बाबर का नाम रहेगा। डीएनए जो है ना, तीन चार कंट्री से घूम करके आया हुआ है डीएनए साहब। ऐसा है कि उस पर ना जाइए, अभी यहीं पे टिके रहिए। अच्छा ठीक है, अभी अयोध्या हुआ है, हम अभी आपका पार्टी का स्टैंड काशी और मथुरा पे क्या है? जो न्यायालय का जो फैसला है उसे स्वीकार करेगा। अयोध्या पे जब फैसला मैं मनमोहन गामा जी से ये जानना चाहता हूं कि काशी विश्वनाथ की पश्चिमी दीवार जो कुछ दिखाती है उससे कुछ इत्तेफाक है या नहीं है? देखिए, जो एसआई का रिपोर्ट है अदालत में विचाराधीन है। अरे आप अपनी आंख से जो देखे वो बताइए ना। हमें और आपको कहने की उसमें आवश्यकता नहीं, जो अदालत कहे ना कहे। अरे भाई, हम चर्चा कैसे आगे बढ़ाएंगे? अगर आप कुछ कहेंगे नहीं तो हमारे को मसाला ही नहीं मिलेगा, फिर तो देश की राजनीति नहीं चल पाएगी। मन में ऐसे नहीं चलेगा भाई, ना ऐसे नहीं काम होगा। एक तो आपने वीडियो अपना जो है थोड़ा सा
आप नेटवर्क से भी थोड़ा थोड़ा बीच में बाहर चले जाते हैं, एक तो यही गड़बड़ है भाई। नंदी का मुंह जो है वो उसी तरफ है। नहीं तो वर्शिप एक्ट भी है या नहीं है? अरे एक्ट वो तो कांग्रेस ने बनाया था, कांग्रेस आप कांग्रेसी हो गए। नहीं तो वर्शिप एक्ट कानून वो हर हिंदुस्तानियों के लिए बना था। या तो मोदी जी वर्शिप एक्ट को भगा दे, इनका जो जी में आए कर ले, या तो संविधान चलेगा, कानून चलेगा। तो आपकी नजर में तलवार चलेगी। एग्जैक्टली मैं यही जानना चाह रहा था कि जो स्थिति है, जो वर्शिप एक्ट बनाया गया, उसमें जिन लोगों का नुकसान हुआ उस कानून से, वो तो हिंदू तबका है। तो आपको लग रहा है कि वो जिसने भी बनाया वो ठीक था? देखिए, जब वो बना था, जो देश की हमारी परिस्थितियां थी, देश को हमें आगे की ओर लेके चलना था। आज तो ये कहते हैं कि पिछली सरकार ने कुछ किया ही नहीं, कहते हैं ना। अब मैं अपना परिचय अगर दूं आपको, तो मैं एक गरीब परिवार से आता हूं। घर पे हमारे खपड़े थे, अब जाके हमने लिंटर डाले हैं, है ना, छत डाला है। तो मैं ये कह दूं कि हमारे पिताजी ने कुछ किया ही नहीं। अरे भाई, वो किस गुर्बत से चल करके हमें पढ़ाया होगा, लिखाया होगा, और कम से कम छत खपड़ेला ही तो दे दिया हमें। अरे भाई, तो असदुद्दीन ओवैसी, यही सवाल मैंने अभी इंद्रजीत जी से पूछा था। मैं आपसे भी ये बात कह रहा हूं, असदुद्दीन ओवैसी का इतिहास जब लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा कि ये ब्राह्मणों की मदद करते थे, हिंदुओं को साथ लेकर के चलते थे, उसमें आपका भी नाम स्वर्णिम अक्षरों में होगा। यही काम तो टीपू सुल्तान ने भी किया। अभी सवाल यह है कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का कौन है? जो भी हिंदुस्तान में थे, जो हिंदुस्तान के लिए लड़े और मरे, वो हमारे माँ भारती के सच्चे सपूत थे। वो हमारे दादा थे, परदादा थे, नाना थे, उनको चैन हो गए। अरे लड़ तो जिन्ना भी रहे थे, लेकिन जिन्ना को हिंदुस्तान की माटी से प्यार नहीं था ना। इस हिंदुस्तान में वही मुसलमान रह गया जिसको हिंदुस्तान की सरजमी से मोहब्बत था, अपने बाप दादाओं के मकबरों से मोहब्बत था। तो भैया ये मनमोहन जी, ये बीच बीच में अब तो डॉक्टर भी फटने लगे हैं। आपके हैदराबाद में भी वो आपको ध्यान होगा ब्लास्ट हुआ था, इधर पुणे बेकरी ब्लास्ट भी ध्यान होगा। ये जो फटने लग रहे हैं, दिल्ली में अभी ताजा ताजा फटा है, ये कौन से मां भारती के सपूत हैं? और ओवैसी साहब का एक बयान नहीं आया एमआईएम की तरफ से। गलत आरोप ओवैसी साहब का सबसे पहला आरोप था। नहीं, पहलगाम पे दिया था। ना 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 नहीं, पहलगाम पे भी, दिल्ली ब्लास्ट पे भी उन्होंने कहा कि एक मदरसा या एक शिक्षा का घर बनाने में लोगों का सारा जीवन खत्म हो जाता है, और इन गंदे सोच वाले लोगों की वजह से आज शिक्षा का मंदिर बदनाम हो रहा है। इस पर जितनी सख्त कार्रवाई हो सकती है ये करे। ये भारत सरकार का आपकी पार्टी के, आप देखिए लीगल सेल भी उन्होंने बना रखी है। आधे से ज्यादा मामले ओवैसी साहब की जो लीगल सेल है वो आतंकियों को छुड़ाने में लगी हुई है। आप देखिए उसका सिलसिला भी उठा के देखिए। ये काम सपा वालों का है सर, ये काम सपा वालों का है। इंद्रजीत जी, सपा वालों का है। ठीक है, मैं अब इंद्रजीत जी को लेके आता हूं। इंद्रजीत जी, आपकी तो सरकार है, आपको सब पता है, बताइए कि AIMIM, मैंने इस बात को इसीलिए कहा, असदुद्दीन ओवैसी का जब इतिहास लिखा जाएगा तो मनमोहन गामा जी का उस इतिहास में सोने अक्षरों से नाम लिखा जाएगा, और यह बताया जाएगा इन्हीं का उदाहरण देते हुए कि ओवैसी हिंदुओं को, पंडितों को अपने साथ में रखता था। जो भारतवर्ष की लड़ाई ओवैसी लड़ रहे हैं सत्ता पाने के लिए, उसमें मनमोहन गामा जी जैसे लोग अग्रिम पंक्ति के सलाहकार और सिपह सालार होते हैं। अभी आप बताइए कि ओवैसी कहां AIM किस किस तरीके से हिंदुस्तान को एक कर रही है। बहुत अच्छी बात कही आपने शेखर जी। मैं बात ये कहना चाहूंगा कि आज ओवैसी की पार्टी का अगर नाम ही होता कि पूरे देश को लेके चलने वाली पार्टी की अगर होती, वो नाम भी उसका इस तरह का होता, तो हम मान लेते कि ओवैसी पूरे देश के लिए, उनकी पार्टी सबके लिए सोच रही। जिस पार्टी का ही नाम है मुस्लिम एकता, तो वो पार्टी कहां से किसी का भला कर सकती है? कैसे किसी के बारे में सोच सकती है? जिसने आज दिन तक राम मंदिर के लिए 2 शब्द अच्छे नहीं कहे, बार बार ये कहा है कि जब हमारा समय आएगा तो हम फिर बाबरी मस्जिद बनाएंगे, वही इन्होंने बोल दिया उनके प्रवक्ता ने। तो ये वो लोग हैं कि जब अंग्रेज थे
उस टाइम भी काफी राजाओं के, चाहे जैसे जयचंद का नाम लिया जाता है, तो ये बोलो आज के जयचंद है, तब के जयचंद वो थे, आज के ये जयचंद है। नाम के लिए हिंदू है, सनातनी है, मगर इनके काम वही है जो उस टाइम जयचंद ने किए थे। आज ये कह रहे हैं कि हमारे घर पे तब खपरेल थी, अब लेंटर गिर गया है। हो सकता है आपका महल भी बन जाएगा, इसी तरह की आप भाषा बोलते रहोगे, इसी तरह की लाइनें पकड़ते रहोगे, महल भी बन जाएगा, बड़ी बात नहीं है। देश विरोध में बोलो, बहुत कुछ में हासिल हो जाएगा, मगर जो देश हित में बोलता है, सनातन हित में बोलता है, वो जंगल में रहता है, घास की रोटियां खाता है, वो लेंटर नहीं डलवाता। वो कहता है कि हमें सनातन मंजूर है, अपना देश मंजूर है, अपना समाज मंजूर है, घास की रोटी खाऊंगा, महल में नहीं जाऊंगा। मगर आप लेंटर डलवाने के लिए ओवैसी के साथ चले गए और टीपू की भाषा बोल रहे हैं, तो इससे मानसिकता इनकी पता चल जाती है। आज हाँ, वही उस पार्टी का नाम आज देश के हिसाब से होता, मैं बिल्कुल समर्थन करता। जो पार्टी सिर्फ जातिवाद की बात कर रही है, आप उसका पक्ष लेके बैठ रहे हो, आप उसका समर्थन कर रहे हो, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैं तो सनातनी हूं। भैया, हमने गलत नहीं कहा है, सनातनी के एक भी गुण आपके अंदर ना है और ना हो सकते हैं। जी शेखर जी। अभी मनमोहन जी आप हमारे साथ में हैं, आपको आवाज मिल रही है? शायद हमारा संपर्क टूट गया है। लेकिन कैप्टन इंजीत जी, सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, सियासी नजरिए से हम देखें, तो जहां जहां ओवैसी गए, ओवैसी अपनी पार्टी के साथ में पहुंचे, चाहे वो बिहार हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, है ना, उन जगहों पर लाभ भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके से हुआ है कि बाकी पार्टियों को जो मुस्लिमों का वोट मिलता था उसमें सेंध लगी, और इसलिए कहा जा रहा है कि ओवैसी यानी AIMIM बीजेपी की बी पार्टी है। देखिए, ये कौन कहता है? कांग्रेस कहती है, समाजवादी कहती है, जो भी मतलब हमारे विरोधी सामने से दिखता भी है कि ओवैसी के पहुंचने के बाद मुस्लिमों में बंटवारा हो जाता है, जो आमतौर पर इंटैक्ट माना जाता है वोट बैंक, वो जब छिन्न भिन्न होगा तो उसका फायदा तो आपको मिले, कोई ना कोई तो लेगा ना। नहीं, फायदा देखो, फायदा तो ऐसा है कि वो आके अपना जातिगत लड़ाई लड़ने आते हैं, वो जातिगत वोट लेने आते हैं, वो मुसलमानों का नेता बनना चाहते हैं तो वो मुस्लिम वोट के लिए लड़ते हैं। अब बिहार में उन्होंने जहां जहां लड़े हैं, तहां मुसलमानों की संख्या 60% से ज्यादा है। 19 सीटों पे चुनाव लड़े और 4 सीटें जीते भी, पिछली बार भी 4 सीटें वहीं से जीते थे। जो सिवान का एरिया है वो कहीं कहीं तो 70 क्या 75-80% तक मुसलमान है, वही सीटें ओबीसी ने चुनी है। तो उनका मूल मकसद यह है कि पूरे देश के मुसलमान हमें चुन लें और हम उनके नेता बन जाएं। अब इसमें कांग्रेस भी चाह रही है, क्योंकि कांग्रेस भी मूल वोट अपना मुसलमान मानती है, समाजवादी भी अपना जो मुख्य वोट है वो मुसलमान मानती है। तो इन लोगों को फिर लगता है कि ये तो इसकी वजह ये लड़े हैं, इसलिए बीजेपी को फायदा हो गया। अरे भाई, तो आप इतनी अपने अपने कुब्बत रखो, वोट उनको ना दे, आप उनसे ले लो। अच्छा, अब एक इंद्रजीत जी, अब चर्चा का समय हमारे पास कम ही बचा है, और उधर मनमोहन जी हमें लगता नहीं कि हम नेटवर्क में आएंगे वापस। तो अभी मैं आपसे 2 चीजें समझना चाहूंगा। एक तो यह है कि बीजेपी एक बार में ऐसी लिस्ट क्यों नहीं निकाल दे रही है, चाहे वो देश में जो भी मतलब मुगल काल में रहे हो या अंग्रेजों के समय पर रहे हो, मतलब एक लिस्ट ऐसी आ जाए तो समझ में हो जाए कि भाई ये नीरछीर कर दिया, ये हीरो हैं और ये विलन हैं बीजेपी की नजर में। अभी क्या है कि जब मौके की सियासत होती है तो उसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, और खास तौर से जैसा आपने भी कहा कि टीपू सुल्तान को अपनी तरह से आपने पारितोषिक भी दिया, उसका सम्मान भी किया, और जहां जहां उसकी लूप होल्स थे उसको भी गिनवाया। लेकिन आप जैसा बुद्धिजीवी हर कोई नहीं होता है। यहां पर स्थिति यह है कि आइदर दिस वे और माई वे और हाईवे। तो अभी एक सेट पैटर्न क्यों नहीं आ रहा है? और दूसरी चीज यह है कि 1947 में जब यह देश बटा तो पाकिस्तान मुस्लिम देश, बांग्लादेश मुस्लिम देश, बचा हिंदुस्तान, वो सेकुलर हो गया। तो ले दे करके हिंदुओं के लिए तो कोई जगह बची नहीं। अब उसमें जो बचा वो हिंदू शासन काल, जैसा अशोक सिंघल कह के गए कि 1000 साल के बाद कोई हिंदू शासक अब भारत पर राज कर रहा है, जब नरेंद्र मोदी ने 14 में शपथ ली। तो अब स्थिति यह है कि अगर आप हैं तो सब कुछ पलट दीजिए एक बार में, और ये थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे तो फिर मामला कैसे बनेगा? कंफ्यूजन और बढ़ेगा। जी बिल्कुल,
शेखर जी, हम बिल्कुल नीतिगत, ये नहीं कि हमको जो पिछली सरकारें रही उनकी तरह नहीं, हम एक तरफा नहीं कर रहे, हम नीतिगत कर रहे हैं। जो इतिहास में जिसको जहां जगह मिलना चाहिए हम दे रहे। हम अगर कहीं संग्रहालय भी बना रहे हैं तो उसमें हर उस व्यक्ति को, उस महापुरुष को लेके आ रहे जो उस संग्रहालय के योग्य है, जिसने हमारे देश के लिए कुछ ना कुछ योगदान किया है, हम बिल्कुल उनको उस संग्रहालय में स्थापित कर रहे हैं। तो अब जिन्होंने हमारे देश में सिर्फ लूटा है, जातिवाद फैलाया है, अपनी तलवार की जोर पे हिंदुओं को काटा है, मारा है, उन्हें गुलाम बनाया है, तो ऐसों को सम्मान तो हम नहीं दे सकते। नहीं, अब सवाल इस बात का है कि आपके ये न करने से स्थिति ये है कि फिर वो पुणे का जो डिप्टी मेयर है उसने फोटो लगा दी, तो उस पर फिर जिस तरीके की स्थिति बनी है वो इसीलिए है कि जिसके हाथ में फुल पावर है वो अपनी फुल पावर को फुल एंजॉय नहीं कर रहा है, वो पूरी तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इसलिए टुकड़े टुकड़े में जो सियासत आती है वो आपको भी फायदा देती है, वैसी को भी फायदा देती है। पिसती आम हिंदुस्तान की जनता है। नहीं, निश्चित तौर पे देखो, टीपू सुल्तान का कहीं से कहीं हमारे इतिहास में ऐसी उनके लिए कोई जगह नहीं है जहां उनको सम्मानित किया जाए। मैंने ये नहीं कहा है कि वो हमारे इस देश में नहीं थे, हमने बिल्कुल कहा है देश के राजा थे, मगर वो राज्य उनका था वो सिर्फ उनके लिए सीमित था, वहां किसी और को कोई जगह नहीं थी, कोई और था और हिंदू वहां ज्यादा थे, तो वो एक तरह से गुलाम के रूप में रहा करते थे, गुलाम बन के। उनकी वहां कोई पहचान नहीं थी, अगर रही हो पुरानी तो मैं इतिहास में देखा, मुझे तो कोई नजर नहीं आई। तो ये है, तो उनकी ऐसी कोई वो नहीं है जहां उनको स्थापित किया जाए। मगर हमारी देश की आजादी के लिए जो लड़े हैं, जिनका देश के प्रति कहीं ना कहीं योगदान है, हम सबका सम्मान कर रहे हैं। तो टीपू सुल्तान का ऐसा कोई इतिहास नहीं है जो वो देश के लिए लड़े हो। अगर देश के लिए लड़े होते, और भी तो है हमारे यहाँ, हमने उनका असफुल्ला खान है, अब्दुल हमीद है, ये हमारे देश के लिए शहीद हुए, लड़े हैं, तो हम आज उनका सम्मान कर रहे हैं, हर तरह से कर रहे हैं। मगर टीपू सुल्तान का तो ऐसा योगदान की हमें नजर ही नहीं आ रहा। अगर आया होता तो हम बिल्कुल सम्मान करते और उन्हें हर जगह स्थापित कराते। मगर आप सिर्फ अपने लिए लड़ाई लड़ोगे, क्षेत्र अपना बनाओगे। आपके क्षेत्र में अगर हिंदू समाज आ गया होगा तो उसको गुलाम बनाएंगे, उसको मारेंगे, उसको लूटेंगे, उनकी महिलाओं के साथ जो है ना दुराचार होगा, तो फिर आप सम्मान के योग्य हो ही नहीं सकते, भले ही आप यहाँ के राजा रहे हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन इंद्रजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनमोहन गामा जी हमारे साथ थे, प्रवक्ता AIMIM, नेटवर्क से बाहर हो गए बीच चर्चा में, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जब तक रहे मजबूती के साथ में अपना पक्ष रखते रहे। लेकिन आज की चर्चा से इतनी बात तो साफ है, राजनीति या सत्ता को पाने के लिए होती है राजनीति। राजनीति में अपना शासन बचाने के लिए, अपना शासन लाने के लिए तरह तरह के हथकंडे लगाए जाते हैं। यह भी बात सही है कि टीपू सुल्तान का पूरे इतिहास में एक वीर की तरीके से जिक्र तो आता है, लेकिन सिर्फ अपनी दुकान बचाने के लिए। श्रीरंगपट्टनम जो उनकी राजधानी थी, मैसूर, उसको बचाने के लिए वो अंग्रेजों ने आक्रमण किया तो अंग्रेजों से लड़ लिए, मुगलों मतलब कोई मुस्लिम आया, निजाम उस पर अपनी निगाह रखता था तो निजाम से लड़ लिए, लेकिन कुल मिलाकर के लड़े वो अपने राजपाट को बचाने के लिए। दूसरी तरफ वो स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने अंग्रेजों से सीधा पंगा लिया। उनका कोई राजपाट नहीं था। चंद्रशेखर आजाद कौन सा राजपाट था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन सा राजपाट था? अशफाक उल्लाह खान कौन सा राजपाट था? रामप्रसाद बिस्मिल कौन सा राजपाट था? लेकिन कोई असेंबली में बम फेंक रहा है, कोई खजाना लूट रहा है, कोई अंग्रेजों से लड़ रहा है, कोई जेल जा रहा है, ये इस तरीके की कोई से आजाद हिंद फौज लेकर के ही चला आ रहा है। तो ऐसे लोग हमारे क्रांतिकारी हैं, अपना राजपाट बचाने वाले। अब 1857 में भी बहादुर शाह जफर, एक चेहरा ऐसा चाहिए था जिसको सिंबॉलिकली ये दिखाया जा सके कि भाई ये लड़ाई इस तरीके से लड़ी गई। तो जाहिर सी बात है जो दिल्ली में बैठा था उसी का शासन होगा, उसी का चेहरा सामने रखा जाएगा, बहादुर शाह जफर, तो रख दिया गया। लेकिन वही मुगलिया सल्तनत थी जो औरंगजेब दाराशिकोह को सरकलम करता है और अपने बाप के सामने तश्तरी में जेल में पेश करता है कि ये रहा दाराशिकोह। तो ऐसी स्थितियां हैं, ये विभत्स स्थिति है इस देश की कि छत्रपति शिवाजी महाराज, वीर सावरकर
ऐसे अमूल्य लोगों से जब किसी टीपू सुल्तान की तुलना की जाती है जो सिर्फ अपनी दुकान बचाने में लगा था, तो जाहिर सी बात है कि विवाद होगा, राजनीति होगी। दूसरा, हमने आपको ताज़ा तरीन उदाहरण में दिखाया है, ये बताया है, इस चर्चा में ये भी साफ हुआ है कि असदुद्दीन ओवैसी का जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि कोई मनमोहन गामा थे जो उनकी पार्टी के प्रवक्ता थे, जिनको वो साथ में लेकर के चले। लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, जिनका इतिहास जब लिखा जाएगा, चाहे जितनी भी सरकारें योजनाएं अपनी तरफ से ले आए, चाहे जितना भी वो सबके साथ सबके विकास की बात कर दें, लेकिन मुस्लिम तबका ऐसा रहेगा जो बताएगा कि हमारा उनमें कभी विश्वास नहीं था। यही इस देश की सच्चाई है वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में। इस बात को आप भी समझिए, इस पर और चिंतन करिए। तब तक कोई नया मुद्दा आएगा, हम 7 बजे फिर उस मुद्दे को उठाएंगे, फिर बहस करेंगे और ये समझेंगे कि देश कैसे कैसे अपना इतिहास गढ़ रहा है, वर्तमान को पुराने मुर्दों से बुलवाते हुए। नमस्कार। में टीपू सुल्तान की शहादत हुई, अंग्रेजों से लड़कर टीपू की शहादत हुई, जेल में बैठकर टीपू तुम्हारे वीर की तरह 6-6 लव लेटर नहीं लिखा अंग्रेजों को मैं माफ कर दो, तुम जो बोले मैं करता हूं। देवेंद्र फडणवीस साहब कि टीपू की लाश के पास से, उसके पास से अंगूठी निकली सोने की, उस पे क्या लिखा हुआ था? राम। पाजी राम कौन थे? टीपू सुल्तान की फौज के कमांडर थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान के साथ की है। शर्म आनी चाहिए। हजारों हिंदुओं को कत्ल करने वाला टीपू सुल्तान। बीजेपी के कॉर्पोरेट लीडर्स ने बार बार ये प्रस्ताव लाया है कि टीपू सुल्तान के नाम से बगीचे हो, मैदान हो, तो अब अचानक से आपको टीपू सुल्तान के बारे में ये आक्रोश करने की जरूरत क्या है? सबके पीछे कांग्रेस होती है, माइयम होती है। शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान जी को भी एक ही साथ लगाना चाहिए। उनको से मारना चाहिए, उनके मुंह से मारना चाहिए।